चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। सामईन, तारीख़ हिंद के सिलसिले की एपिसोड नंबर 57 में खुश आमदीद। नया गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 ईस्वी में हिंद में आया, नहायत आला दर्जे का अमीर और बड़ा जर्नल था जो बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ चुका था। ये वॉन हेस्टिंग्स अव्वल गवर्नर से कुछ रिश्ता ना रखता था, अगरचे नाम वही था। ये तीसरा शख्स था जो ब्रिटिश इंडिया का बनाने वाला कहा जा सकता है। उसने हिंद में 10 साल हुकूमत की। उससे पहले जो 2 ब्रिटिश इंडिया बनाने वाले हो चुके थे, उनमें से पहला लॉर्ड क्लाइव था और दूसरा लॉर्ड विल्सली। सामईन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। अगर लॉर्ड विल्सली की तदबीर चल जाती तो उसी वक्त हिंद के हर हिस्सा में ऐसा ही अमन हो जाता जैसा अब है, लेकिन बजाय अमन के मरहटों के मुल्क में हर तरफ जंग के सामान नजर आते थे। गुज़श्ता 10 साल में वस्त हिंद में एक नया ग्रोह पैदा हो गया था जिन्हें पंडारी कहते थे। पंडारी कज़ाक थे, हर बागी और मुजरिम जो सजा से डरता था पंडारियों से जा मिलता था। उनका ना कोई मुल्क था ना कोई वतन। ये लड़ाई के चंदा मर्द ना थे, लेकिन इस बात पर फख्र किया करते थे कि हम ऐसे जल्द दौड़ते हैं कि कोई हमको नहीं पकड़ सकता। उनका मुद्दा ये ना था कि मुल्क फतह करें और सल्तनत जमाएं, बल्कि जो कुछ हाथ लगे लूट खसूट कर भाग जाएं। जो लोग अपना गड़ा छुपा माल और ज़र बताने में उज़र करते थे, ये उनको सख्त अज़ियत पहुंचाते थे। उनके तलवों पर लोहे की सलाख गरम करके फेरते थे और उनके कपड़ों पर तेल डालकर फलीता दिखाते थे। पुराने वक्तों में अक्सर ये लोग सिंधिया और पेशवा की सिपाह में भर्ती होकर हर साल लूट मार करने जाया करते थे। जब मरहटे रईस लूट मार की मुहिमों को छोड़ बैठे तो पंडारी खुद लूटने और चौथ जमा करने की गरज से निकलने लगे। उनके कई सरदार थे, जिनमें से बड़े अमीर खां और चीतू थे। कोई उनका मुकाबला ना कर सकता था। उनकी जमात बढ़ते बढ़ते 60,000 की तादाद को पहुंच गई। बड़े बड़े मरहट्टा रईस जाहिर में अंग्रेजों के दोस्त और मददगार थे, लेकिन दिल में कुर्ते थे और चाहते थे कि साबका इक़्तिदार हासिल करें और पहले की तरह लूट खसूट का बाजार गर्म करें। इसलिए खुफिया ये हर तरह से पंडारियों की मदद करते थे। उनका ख्याल था कि पंडारी अंग्रेज़ों को हरा देंगे। अंग्रेज़ ना भी हारे तो उन पंडारियों की लड़ाई से उन्हें इतनी फुर्सत ना मिलेगी कि अगर हम सर उठाएं तो हमसे लड़ें। यहाँ पहुँचते ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने देखा कि अगर लॉर्ड विल्सली की तदबीर इख्तियार ना की गई और कमज़ोर को जोरावर के खिलाफ मदद ना दी गई तो जल्द हिंद की वही अबतर हालत हो जाएगी जो विल्सली के ज़माने से पहले हो रही थी और जिससे विल्सली ने उसे निकाला था। उसने इंग्लिस्तान लिख भेजा कि विल्सली ही की तदबीर करने से हिंद तबाही से बच सकता है, क्योंकि शुमाल में गोरखों ने ब्रिटिश इंडिया पर हमला कर रखा है, जुनूब में पंडारी लूट खसूट कर रहे हैं और वस्त हिंद में मरहट्टा सरदार बगावत पर तैयार हैं। निज़ाम मरहटों से डरता था और यही एक रईस अंग्रेज़ों से वफादारी करने पर आमादा था। सरकार इंग्लिशिया को लॉर्ड हेस्टिंग्स पर पूरा एतबार था। उसने देखा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स सच कहता है, बस हुक्म दे दिया कि लॉर्ड विल्सली की तदबीर पर पूरा अमल करे।
गोरखे नेपाल की हुक्मरान कौम से थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के हिंद में वारद होने के करीब गोरखों ने उद के कुछ देहात छीन लिए और वहां के नंबरदारों को कत्ल कर दिया। इसलिए जंग का ऐलान हुआ और 4 फौजें उनके मुकाबला पर रवाना की गईं। अव्वल तो भारी तोपों का हिमालय के पहाड़ पर चढ़ना दुश्वार था। दोम गोरखे बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। कंपनी के बहुत से सिपाही जाया हुए और 4 में से 3 फौजों को हिंद की तरफ वापस आना पड़ा। लेकिन चौथी फौज जनरल अख्तर लूनी की कमान में गोरखों को कदम कदम पर शिकस्त देती हुई नेपाल के दारुल खिलाफा खटमंडो के पास जा पहुंची। राजा ने अंग्रेजों के साथ सुलह कर ली। 1819 ईस्वी में सगोली का सुलेनामा हुआ। उसकी रो से कमायों का इलाका, जो नेपाल का मगरबी हिस्सा था, अंग्रेजों की नजर किया गया। मंसूरी, नैनीताल और शिमला, जहां मौसम गर्मा में गवर्नर रहते हैं, उसी इलाका में आबाद हैं। खटमंडो में अंग्रेजों का रेजिडेंट मुतय्यन है। उस वक्त से आज तक नेपाल का राजा अंग्रेजों का दोस्त और मददगार है। बहुत से गोरखे अंग्रेज पलटनों में अंग्रेज अफसरों की जेरे कमान भर्ती हैं। अंग्रेज फौज में गोरखे भी नहायत दिलावर और उम्दा सिपाहियों में शुमार होते हैं। जिस जमाना में अंग्रेज फौज गोरखों से लड़ रही थी, पंडारी पहले से भी ज्यादा जुर्रात कर रहे थे और बाजीराव पेशवा उनको वरगला कर हर तरफ लूट मार करा रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में 1,20,000 आदमियों का एक बड़ा लश्कर जमा किया। उसमें मद्रास, बंबई और बंगाल की फौजें शामिल थीं। उस लश्कर के दरमियान पंडारी इस तरह घिर गए कि एक आदमी भी निकलकर नहीं जा सकता था। लड़ाई तो नहीं हुई क्योंकि पंडारी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनमें से बहुत से मार दिए गए। बचे खुचे हथियार डालकर भाग गए और अमनो चैन से गांव में आबाद हो गए। उनका एक सरदार चीतू एक चीते के हाथ से मारा गया। बाकी सरदारों ने अपने आप को अंग्रेजों के रहमो करम पर छोड़ दिया। उनकी जानें बख्शी गईं और गुजारे के लिए छोटी छोटी जागीरें इनायत हुईं। अमीर खान को राजपुताना में टोंक की छोटी सी रियासत मिली और नवाब का खिताब अता हुआ। 1818 ईस्वी तक पंडारियों का नामो निशान तक बाकी ना रहा और हिंद उनके जुल्मों सितम से महफूजो मामून हो गया। इस असना में बाजीराव पेशवा ने यह समझकर कि अंग्रेज पंडारियों पर गालिब ना आ सकेंगे, एक बड़ी भारी फौज जमा कर ली, जिसने अंग्रेज सिपाह पर हमला कर दिया, मगर उसके बहुत से सिपाही मारे गए और पसपा होना पड़ा। चंद दिन तो इधर उधर मुल्क में आवारा फिरता रहा। आखिरकार उसने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स जानता था कि उसकी बात का एतमाद नहीं है, क्योंकि ये कई बार अहद शिकनी कर चुका था। इसलिए उसने पेशवा का कुल मुल्क ले लिया और उसके लिए एक बड़ी पेंशन मुकर्रर करके उसे कानपुर के करीब बठोर में भेज दिया। नागपुर का बूढ़ा राजा राघुजी भोंसला उससे कुछ अरसा पहले मर चुका था। उसका भतीजा आपा साहब नागपुर का राजा था। उसने अंग्रेजों के साथ सुलह कर ली, लेकिन खुफिया खुफिया बाजीराव पेशवा के साथ साजिश कर रहा था। जब सुना कि बाजीराव ने खिड़की पर हमला कर दिया है, तो उसने भी 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के रेजिडेंट पर, जो नागपुर के पास सीता बल्दी की पहाड़ी पर मुकीम था, हमला कर दिया। रेजिडेंट पर सिर्फ 1400 मकामी सिपाही अंग्रेज अफसरों के जेरे कमान मौजूद थे। आपा साहब के पास 18,000 की जमीयत थी और वो समझता था
کہ انگریزوں کے ان ذرا سے سپاہیوں کا دلیا کر ڈالوں گا۔ رات کو لڑائی شروع ہوئی اور دوسرے دن تک برابر جاری رہی۔ آخرکار آپا صاحب کی فوج کو شکست فاش ہوئی، وہ بھاگ کر راجپوتانہ میں چلا گیا اور چند سال بعد وہیں مر گیا۔ انگریزوں نے راگھوجی بونسلا کے ایک شیر خوار پوتے کو ناگپور کا راجہ بنا دیا۔ جسونت راؤ ہلکر مر گیا اور اس کی رانی تلسی بائی حکومت کرتی تھی۔ جب رانی نے سنا کہ باجی راؤ انگریزوں سے لڑ رہا ہے، وہ بھی اپنی سپاہ لے کر اس کی مدد کے لیے جنوب کو روانہ ہوئی۔ ادھر سر جان میلکم کی کمان میں انگریز فوج چلی آتی تھی۔ دونوں کا مقابلہ ہو گیا۔ سر جان میلکم نے چاہا کہ تلسی بائی صلح کر لے اور سمجھ جائے کہ باجی راؤ کی کمک پر جانا عبث اور بے سود ہے۔ وہ خود تو صلح پر راضی ہو گئی تھی، مگر اس کے مرہٹہ افسروں نے جو یہ حال سنا تو وہ غضب میں آئے اور تلسی بائی کو مار ڈالا۔ 1817 عیسوی میں ان مرہٹہ سرداروں نے مہد پور کے مقام پر انگریز فوج پر حملہ کیا۔ سر جان میلکم نے ان کو شکست فاش دی۔ لارڈ ہیسٹنگز نے جسونت راؤ ہلکر کے شیر خوار بیٹے ملہار راؤ کو اندور کا راجہ مقرر کیا۔ اس کے ملک کی حفاظت کے لیے انگریز فوج متعین کر دی۔ کچھ ملک باجی راؤ نے 1802 عیسوی میں بسین کے صلح نامہ کی روح سے دیا تھا۔ کچھ ملک پانچوں مرہٹہ رئیسوں نے اس فوج کے خرچ کے عوض دیا تھا جو ان کی ریاستوں کی حفاظت کے لیے متعین کی گئی تھی۔ اس سارے علاقے کو ملا کر 1818 عیسوی میں لارڈ ہیسٹنگز نے بمبئی کا احاطہ بنا دیا۔ 1823 عیسوی میں لارڈ ہیسٹنگز ہند کی حکومت سے دستبردار ہوا۔ 5 سال کے عرصہ میں اس نے اس اہم کام کو انجام دیا جس کی بنیاد لارڈ ویزلی نے ڈالی تھی اور انگریزوں کو ہند کی سب سے بڑی زبردست طاقت بنا دیا۔